हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल वीसीएल एजुकेशन में। जैसे कि हमने पिछले ही वीडियो में बता दिया था कि इसके बाद जो हमारा सेशन आने वाला है वो आर्टिकल और अनुसूची और इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन के भाग की आने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल की बात करने वाले हैं, जो आपको आने वाले एग्ज़ाम जो एनटीपीसी का है उसमें आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। मतलब सारे क्वेश्चन जो आर्टिकल से संबंधित होंगे, जो हमने तो ढेर सारे क्वेश्चन को आर्टिकल से संबंधित जो प्रैक्टिस सेट में ही कर दिया है, जो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट था उसमें ही कर दिया है, और जो इम्पॉर्टेंट जो सेशन है जो कंटिन्यू कर देते हैं एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो को शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने से पहले बताना चाहते हैं यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि इसके बाद जो हम एक वीडियो और देने वाले हैं एनटीपीसी से रिलेटेड, तो जो इम्पोर्टेंट वीडियो होगा अनुसूची और भाग जो कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है उससे, तो वो भी आपके पास मतलब नोटिफिकेशन पहुंचे, आप उस वीडियो को देख सकें। तो चलिए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और तो इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे, ये हमारा सेशन है किसका, आर्टिकल का सेशन है। तो आर्टिकल के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट वाले आर्टिकल से। फर्स्ट क्या है, आर्टिकल फर्स्ट हमारा आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है, और आर्टिकल सेकेंड, आर्टिकल थर्ड की बात करेंगे, आर्टिकल सेकेंड की बात करेंगे, और आर्टिकल थर्ड की बात करेंगे यहाँ। तो आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है, आर्टिकल फर्स्ट कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या है, संघ है। आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है, और ये संघ में जो राज्य शामिल किए जाए या प्रवेश किए जाए, या राज्यों का स्थापना की जाए, या नए राज्यों की स्थापना की जाए, ये चीज़ें कहाँ रखी गई हैं, आर्टिकल सेकेंड में रखी गई। मतलब हमने क्या कहा, हमने कहा भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, ये आता है आर्टिकल आपको फर्स्ट में। और आर्टिकल सेकेंड क्या कहता है, जो हमारा भारत संघ है उस संघ में नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्यों की स्थापना करना, ये आता है आर्टिकल सेकेंड में। और आर्टिकल थर्ड क्या कहता है, इन जो राज्य हैं उन राज्यों का नामों में परिवर्तन या सीमाओं में परिवर्तन करना हो तब हम आर्टिकल थर्ड का सहारा लेते हैं। और आर्टिकल थर्ड में ये सब चीज़ों मतलब जो हमारा राज्यों का परिवर्तन, जो राज्यों के सीमाओं का परिवर्तन, नामों का परिवर्तन है, वो किसको अधिकार दिया गया है, जो हमारी संसद को अधिकार दिया गया है। और ये चीज़ें कहाँ आती हैं, आपके आर्टिकल थर्ड में आती है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। उन्हें बताया कि फर्स्ट वाला क्या, आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। और सेकेंड क्या कहता है, सेकेंड कहता है कि जो राज्य हैं, जो संघ है, संघ में नए राज्यों का प्रवेश कर दे या नए राज्य की स्थापना करें, वो आता है आपका आर्टिकल सेकेंड में। और आर्टिकल थर्ड में क्या आता है, जो हमारी संसद है उसे अधिकार दिया गया है कि वो राज्यों के सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकती है। ये आता है आपके आर्टिकल थर्ड में। आई होप कि आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आर्टिकल क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल की बात आती है, इसके बाद इम्पोर्टेंट आर्टिकल आता है आपका 14। ये क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता की बात करता है, विधि के समक्ष समानता की बात करता है। आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो है कानून, यहाँ विधि मतलब कानून, प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो कानून हुए वो क्या होगा, समान होगा। हर एक व्यक्ति के लिए कानून क्या होंगे, वो समान होंगे। उसके बाद क्या कहता है आर्टिकल 15, इंपॉर्टेंट आर्टिकल को हम यहाँ पे लेकर आए हैं। आर्टिकल 15 क्या कहता है, आर्टिकल 15 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, लिंग, जाति के आधार पर उससे भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये मतलब किसी भी व्यक्ति को से धर्म, लिंग, जाति के आधार पर उससे भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये आपका आर्टिकल आता है 15। और उसके बाद आर्टिकल हम बात करेंगे 16 की बात करेंगे। आर्टिकल 16
की बात क्या कहता है, आर्टिकल 16 में क्या है, आर्टिकल 16 में ये कहा गया है कि जो भी जो कोई भी पद के जो राज्यों में कोई भी पद का नियुक्ति हो तो उसमें सभी के लिए समान अवसर की व्यवस्था की जाए। मतलब राज्य में कोई भी पद नियुक्त किया जा रहा है तो उसमें सभी व्यक्तियों को समान अवसर दिया जाए। एक और यहाँ पे एक चीज़ अपवाद भी आती है, क्या SC ST और OBC के लिए रिजर्वेशन की भी व्यवस्था की गई है। ये चीज़ें अपवाद में आ जाती हैं। बट आर्टिकल 16 क्या कहता है, आर्टिकल 16 कहता है कि राज्य का कोई भी पद अगर नियुक्त किया जा रहा है, कोई भी पद भरा जा रहा है तो उसमें सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसर की व्यवस्था की जाए। ये आर्टिकल आपका 16 कहता है। उसके बाद आर्टिकल आता है 17, आर्टिकल 17 आता है अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत मतलब किसी भी व्यक्ति को छुआछूत के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, किसी भी व्यक्ति से छुआछूत के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा कोई करता है तो क्या होगा, दंडनीय अपराध माना जाएगा। उसके बाद हम बात करें, उसके बाद बात करेंगे आर्टिकल 18 की। हम यहाँ पर इम्पॉर्टेंट आर्टिकल का डिस्कशन कर रहे हैं जो कि आपको आने वाले NTPC का जो भी एग्ज़ाम है उसमें आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हमारी तबीयत थोड़ा डाउन भी है, मौसम चेंज हो रहा है इसलिए। तो आर्टिकल 18 क्या कहता है, आर्टिकल 18 इसमें रखा गया है उपाधियों का अंत। क्या, उपाधियों का अंत। इसमें उपाधियों का अंत मतलब कोई भी भारतीय नागरिक हो, ऐसा मतलब कोई भी भारतीय नागरिक हो, वो किसी अन्य देश में अगर कोई भी उपाधि धारण कर रहा है तो उसे राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होगी। बगैर राष्ट्रपति की अनुमति के वो उपाधि धारण नहीं कर सकता। और इसी आर्टिकल 18 के तहत भारत के जो भी नागरिक हैं उन्हें पद्म भूषण, विभूषण, पद्मश्री, परमवीर चक्र, वीर चक्र से पुरस्कृत किया जाता है। ये भी आता है आर्टिकल 18 के अंतर्गत। आर्टिकल किसके, आर्टिकल 18 के अंतर्गत ही आता है। आई होप कि ये वाला भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। तो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन याद है। अगला चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल। देखो आपको आई होप कि यहाँ जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल की हम बात कर रहे थे वो क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लियर हो गया होगा। 14 का काम है विधि के समक्ष समानता की बात, हमने क्या कहा। इसके बाद हम चलते हैं आगे चल लेते हैं। विधि के समक्ष समानता की बात मतलब कि कोई भी व्यक्ति ऐसा हो, मतलब सारे व्यक्ति के लिए कानून क्या होगा, एक समान होगा। सभी व्यक्तियों के लिए कानून समान होंगे। धर्म, लिंग, जाति के आधार पर आर्टिकल 15 कहता है धर्म, लिंग, जाति के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 16 क्या कहता है कि राज्य का कोई भी पद नियुक्त किया जा रहा हो तो उसमें सभी को समान अवसर दिया जाएगा। ये आर्टिकल 16 कहता है। अपवाद में हमने बता दिया कि SC ST OBC के लिए कुछ मतलब पदों के लिए क्या है, अपवाद में है, जो उन्हें रिजर्वेशन दिया जाता है। और आर्टिकल 17 की बात करते हैं अस्पृश्यता का अंत। किसी भी व्यक्ति से आप छुआछूत के आधार पर उसे भेदभाव नहीं कर सकते। ऐसा करते हैं तो वो क्या है, एक दंडनीय अपराध है। ऐसा आप करते हैं तो क्या है, दंडनीय अपराध है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 18 का। आर्टिकल 18 में हमने बताया कि उपाधियों का अंत, कोई भी व्यक्ति है वो अन्य देश में जाता है तो वो क्या करेगा कि कोई भी पद को धारण नहीं कर सकता जब तक कि यहाँ के राष्ट्रपति उसे अनुमति न प्रदान कर दें। और आर्टिकल 18 के ही अंतर्गत तो पद्मश्री, पद्म भूषण और महावीर चक्र, वीर चक्र जो पुरस्कार हैं, जो सम्मानित किया जाता है, व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है, वो इसी आर्टिकल के अंतर्गत किया जाता है। आई होप कि ये सारे आर्टिकल आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद चलते हैं जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल के सेशन की तरफ। तो इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 19। कौन, आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 क्या कहता है, स्वतंत्रता का अधिकार। हमें किस किस चीज़ में कौन कौन सी स्वतंत्रता मतलब आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है क्या, स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें आता है क्या, स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें आता है स्वतंत्रता का अधिकार
आर्टिकल 19A। आर्टिकल 19A क्या कहता है? आर्टिकल 19A कहता है कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता है, किसी भी व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता है, ये आर्टिकल 19A कहता है। और इसी 19A में आता है आपका प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस में लोग क्या करते हैं, वो बोलते ही हैं, तो प्रेस की स्वतंत्रता भी आर्टिकल 19 के ए में आती है। और 19 का बी क्या कहता है? 19 का बी क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को, मतलब जो भारत के नागरिक हैं, वो शांतिपूर्वक बिना किसी हथियार के सभा कर सकते हैं, एकत्रित हो सकते हैं, कहीं भी एकत्रित हो सकते हैं और सभा कर सकते हैं शांतिपूर्वक बिना हथियार के। ये आर्टिकल 19 का भी कहता है। उसके बाद आता है आर्टिकल 19 का सी। आर्टिकल 19 का सी क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपना संघ बना सकता है। मतलब जैसे यहाँ देखो, भीम आर्मी संघ और ढेर सारे संघ हैं, क्या कहते हैं, भीम आर्मी और क्या बजरंग दल, तमाम तरीके के संघ बने हुए हैं। तो यहाँ आर्टिकल 19 का सी क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो क्या कर सकता है, संघ बना सकता है। आर्टिकल हमने बात कर लिया 19 का सी। उसके बाद बात करते हैं 19 का डी। 19 का डी क्या कहता है कि आप, मतलब भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी कोने में ट्रेवल कर सकता है, घूम सकता है। मतलब भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी कोने में ट्रेवल कर सकता है, घूम सकता है। उसके बाद आता है आर्टिकल ABCDE। आर्टिकल ई क्या कहता है? आर्टिकल ई कहता है कि भारत का कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी कोने में जाकर बसने, किसी भी क्षेत्र में निवास करने, जाकर किसी भी क्षेत्र में बसने का अधिकार है, उसे स्वतंत्रता प्रदान करता है। कौन? आर्टिकल 19 का ई। उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल एफ। आर्टिकल एफ क्या था? संपत्ति का अधिकार। मतलब कोई भी व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार था। आर्टिकल एफ में संपत्ति का अधिकार की स्वतंत्रता थी, लेकिन इसको यहाँ से हटाकर जो उसका यहाँ से हटाकर उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो इसलिए आर्टिकल एफ की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं आर्टिकल ई के बाद जी की। आर्टिकल जी में क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी जीविका चलाने के लिए, कोई भी व्यवसाय कर सकता है, करने की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति को अपनी जीविका चलाने के लिए उसे अपने व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। उसके बाद आता है आर्टिकल, हमारा जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल इसके बाद आता है, हमारा 20। आर्टिकल 20 में इसमें यदि किसी भी अपराध या दोष सिद्ध होने के संबंध में संरक्षण की व्यवस्था आर्टिकल 20 कहता है, 20 में की गई है। कोई भी अपराधी है, उसका जो दोष है सिद्ध हो गया है, उसके संरक्षण में आर्टिकल 20 क्या कर सकता है, उसकी संरक्षण की व्यवस्था करता है। मतलब उसे संरक्षण प्रदान करता है। देखो कैसे संरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल 20 के फर्स्ट क्या कहता है? पहला आता है कि किसी भी व्यक्ति को यदि वो अपराध किया है, तो एक अपराध किया है तो उसे एक बार ही दंड दिया जा सकता है, एक से अधिक बार दंड नहीं दे सकते। मतलब किसी भी व्यक्ति के अगर वो एक बार अपराध किया है तो उसे एक बार ही दंड दे सकते हैं। मतलब एक अपराध के लिए एक बार ही दंड दे सकते हैं। उसके बाद आता है सेकंड वाला क्या कहता है? सेकंड क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति जिस समय अपराध किया हो, उसी समय जो कानून रहा हो, उसी कानून के अकॉर्डिंग उसे दंड दिया जाएगा। और थर्ड चीज़ क्या कहता है? अगर किसी भी व्यक्ति का निजी मामला नहीं है तो उसे गवाही देने के लिए कोई भी व्यक्ति उसे बाध्य नहीं कर सकता। यह आपका आर्टिकल 20 में 3 पॉइंट थे। उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 क्या कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति को जो विधि के अतिरिक्त उसे व्यक्तिगत रूप से जीवन
जीने की स्वतंत्रता प्रदान करता है अपना आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 किसी भी व्यक्ति को विधि के अतिरिक्त उसे व्यक्तिगत रूप से जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। उसके बाद इसी आर्टिकल 21 का जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 में जब 86वां संविधान संशोधन होता है तो इसी में क्या एक चीज़ और जोड़ा गया, वो क्या जोड़ा गया कि प्रत्येक राज्य का कर्तव्य होगा कि वो अपने यहाँ 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे होंगे उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करे। आई होप कि ये आर्टिकल 21 और 21 का भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बात करेंगे आर्टिकल हमारा बात करना है 23 की। आर्टिकल 23 क्या कहता है? और आर्टिकल 23 कहता है कि यदि किसी भी व्यक्ति से कोई भी व्यक्ति उसे जबरदस्ती काम नहीं करा सकता, मतलब किसी भी व्यक्ति से कोई भी व्यक्ति उसे जबरदस्ती या बेगारी कोई काम नहीं करवा सकता है। आई होप कि यहाँ भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम चलते हैं इम्पॉर्टेंट आर्टिकल की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं, मतलब 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उन्हें कारखानों या जो मतलब कारखानों या मजदूरी करने के लिए आप क्या करें, मतलब हम यहाँ कह सकते हैं कि मतलब 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे होंगे उन्हें आप कारखानों में नहीं रख सकते हैं। मतलब ऐसा आप करते हैं तो ये क्या होगा कि आप एक दंडनीय अपराध कर रहे हैं। मतलब इस पे सरकार क्या कर सकती है, आपके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। ये स्वतंत्रता देता है, ये मौलिक अधिकार है एक व्यक्ति का कि आप 6 से 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम नहीं करा सकते। उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 इसमें आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 कहता है कि कोई भी व्यक्ति, आर्टिकल 25 क्या कहता है? कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है? किसी भी धर्म को मान सकता है, अपना सकता है, प्रचार कर सकता है, प्रसार कर सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है। मतलब आर्टिकल 25 क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, प्रचार कर सकता है और उसका पालन कर सकता है। मतलब कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी धर्म को मान सकता है, प्रचार कर सकता है, पालन कर सकता है। उसके बाद आता है आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 अब जो बंदा किसी भी धर्म को माना है तो उस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वो क्या करेगा? एक संस्था की स्थापना करेगा। धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए उसे धन की आवश्यकता होगी, तो वो धन अर्जन भी करना चाहेगा। तब तो यहाँ स्वतंत्रता उसे अधिकार, जो मौलिक अधिकार मिलता है, उसे कौन सा आर्टिकल 26 क्या कहता है? आर्टिकल 26 कहता है कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए उसकी स्थापना उसके मतलब समिति, कोई किसी भी समिति का भी स्थापना, उसके पैसों के अर्जन भी कर सकता है। उस धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए पैसों का भी अर्जन कर सकता है। ये आर्टिकल आता है 26 के अंतर्गत। इसके बाद हम बात करेंगे 26 की बात करेंगे इसके बाद आर्टिकल 29 की बात करेंगे। आर्टिकल 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यक के संरक्षण की बात करता है। अल्पसंख्यक के संरक्षण की बात करता है आर्टिकल 29। ये क्या कहता है कि जो भी सरकारी शैक्षिक संस्थान है उसमें जो अल्पसंख्यक के व्यक्ति हैं उन्हें संस्कृत, धर्म, भाषा के आधार पर उन्हें शैक्षिक संस्थाओं से आप वंचित नहीं कर सकते। शैक्षिक संस्थाओं से किस आधार पर? धर्म, भाषा, संस्कृति
के आधार पर उन्हें सरकारी शैक्षिक संस्थाओं से आप उन्हें वंचित नहीं कर सकते। ये अल्पसंख्यक को संरक्षण की बात आर्टिकल 29 करता है। आई होप कि आर्टिकल 29 तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ फिर से बात कर लेते हैं। यहाँ हमने बात करेंगे कहाँ, आर्टिकल 19 से। आर्टिकल 19 क्या कहता है, स्वतंत्रता का अधिकार बात करता है। स्वतंत्रता के अधिकार में क्या, आर्टिकल 19 का ए क्या कहता है कि बोलने की स्वतंत्रता देता है। इसमें आता है प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है। और सेकंड क्या कहता है कि सेकंड कहता है कि आप शांतिपूर्वक कहीं भी एकत्रित हो सकते हैं, वो भी बिना हथियार के, और कहीं भी सभा कर सकते हैं। और ये सी क्या कहता है, आपको संघ बनाने की स्वतंत्रता संघ बनाने की स्वतंत्रता देता है आर्टिकल 19 का सी। और आर्टिकल 19 का डी क्या कहता है, आर्टिकल 19 का डी कहता है कि आप भारत के किसी भी कोने में आप क्या कर सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, अर्थात घूम सकते हैं, जा सकते हैं। आर्टिकल 19 का ई क्या कहता है, आर्टिकल 19 का ई कहता है कि आप भारत के किसी भी कोने में क्या कर सकते हैं, आप किसी भी क्षेत्र में आप निवास कर सकते हैं। और आर्टिकल 19 का जी क्या कहता है, जी कहता है कि आप अपनी जीवन यापन करने के लिए कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। उसके बाद आता है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में 3 पॉइंट आते हैं। 3 पॉइंट क्या आता है कि इसमें आर्टिकल 20 पहली बात क्या है, अगर दोष सिद्ध होने के प्रति संरक्षण की व्यवस्था जो देता है वो आर्टिकल 20 है। आर्टिकल 20 फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, कोई भी व्यक्ति अगर अपराध सिद्ध हो गया है तब उसे एक अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जा सकता है। और सेकंड पॉइंट क्या कर सकता है, कहता है कि उस समय जो अपराध किया हो, उस समय जो कानून रहा हो, उसी कानून के अकॉर्डिंग आप अपराधी को दंड दे सकते हैं, ना कि नया कानून बना करके। और आर्टिकल 3 क्या कहता है, जो तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट कहता है इसी में कि किसी भी व्यक्ति को निजी मामले के अलावा उसे बाध्य नहीं कर सकते गवाही देने के लिए। और फिर उसके बाद आता है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। और इसमें क्या कहता है कि विधि के अतिरिक्त कोई भी किसी भी व्यक्ति को वैयक्तिक स्वतंत्रता मतलब वो अपने तरीके से जी सकता है, मतलब उसे वैयक्तिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है विधि के अतिरिक्त। और इसी के बाद 66वां संविधान संशोधन 2002 में होता है। तो इसमें 21 का जोड़ा गया, और इसमें जोड़ा ये गया कि प्रत्येक राज्य का ये काम होगा कि वो अपने राज्य में 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे होंगे उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करें। और आर्टिकल 23 इसके बाद इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति से आप बेगारी या ज़बरदस्ती कोई भी काम नहीं करवा सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 24 क्या कहता है, आर्टिकल 24 कहता है 6 से 14 वर्ष के व्यक्ति 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनके बीच 6 से 14 वर्ष के बीच के जो भी बच्चे हैं उन्हें आप कारखानों में काम नहीं करवा सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 25 क्या कहता है, आर्टिकल 25 ये क्या कहता है, ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म मानने और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता देता है। उसका मतलब कि हर एक व्यक्ति का वो मौलिक अधिकार बनता है। आर्टिकल 26 क्या कहता है, अगर वो व्यक्ति अब यहाँ क्या हुआ 25 में उसे कुछ धर्म को अपना लिया है तो उस धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए किसी भी संस्था की स्थापना करेगा तो वो उसके स्थापना भी कर सकता है और धन का अर्जन कर सकता है अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। ये आर्टिकल 26 जो है व्यक्ति का ये अधिकार देता है, वो आर्टिकल 26 ये व्यक्ति को अधिकार देता है। और फिर आर्टिकल 29 जो अल्पसंख्यक के संरक्षण की बात करता है। ये क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति से जो अल्पसंख्यक है, किसी भी व्यक्ति को उसे भाषा, धर्म, जाति और के आधार पर जो सरकारी शैक्षिक संस्थान है उस वहाँ पे उनको वंचित नहीं कर सकते। आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम बात करेंगे जो डॉक्टर अंबेडकर जी कहते थे संवैधानिक उपचारों को अधिकार, वो अपनी जो संविधान की आत्मा जिसे वो कहते थे उनकी बात करेंगे। आर्टिकल हम इसके बाद बात कर रहे हैं किसकी, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब इसमें क्या है कि यहाँ उच्चतम न्यायालय को क्या किया गया है कि जब कोई भी जो पदाधिकारी हो, जो गवर्नमेंट
पर जो गवर्नमेंट के पद पर काम कर रहा हो वो काम ठीक तरीके से ना कर रहा हो, तो उच्चतम न्यायालय को क्या किया गया है, ये अधिकार दिया गया है कि वो क्या कर सकता है, उनके खिलाफ रिट जारी कर सकता है। तो यहाँ आर्टिकल 32 में यही बात की गई है। तो आर्टिकल 32 में कितनी प्रकार की रिट जारी किया जा सकता है उच्चतम न्यायालय के द्वारा? 5 तरीके की होता है। एक क्या होता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, फर्स्ट वाला हम बात करते हैं। 5 तरीके के, पहले फर्स्ट वाले से बात करते हैं। 5 तरीके की रिट जारी की जाती है। कौन कौन तरीके? पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखो, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण ये होता है कि कोई भी व्यक्ति को, कोई भी पदाधिकारी क्या किया गया हो, किसी भी व्यक्ति को कोई भी पदाधिकारी जो है उसे बंदी बना लिया हो, और जिसे बंदी बनाया गया हो वो व्यक्ति को लगता हो उसे ज़बरदस्ती बंदी बनाया गया है, तब वो क्या करता है कि एक प्रार्थना पत्र भेजता है उच्चतम न्यायालय के पास। तो उच्चतम न्यायालय के पास जब प्रार्थना पत्र भेजता है वो व्यक्ति जो बंदी बनाया गया है, तब उच्चतम न्यायालय एक रिट जारी करती है। रिट क्या जारी करती है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट होती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट होती है। इसमें क्या होता है कि जो पदाधिकारी है, जिस व्यक्ति को बंदी बनाया है, और उस पदाधिकारी को उच्चतम न्यायालय ये कहती है कि जो जिसे आप बंदी बनाए हैं उसे एक निश्चित समय के अंदर आप न्यायालय में उसे प्रस्तुत करें, जिससे कि जो सही और गलत चीज़ें हैं उसका निस्तारण किया जा सके। ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके बाद आता है सेकंड, परमादेश। परमादेश देखो, परम आदेश मतलब ऐसा आदेश जिसे आप टाल नहीं सकते। मतलब कोई भी पदाधिकारी है वो अपने काम को ठीक तरीके से नहीं कर रहा हो, तब परमा आदेश रिट जारी होती है उच्चतम न्यायालय के द्वारा, और उसे कहा जाता है कि आप अपने काम को ठीक तरीके से करिए। और इसके बाद आता है हमारा प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख में क्या होता है? प्रतिषेध लेख में ये होता है कि जो उच्चतम न्यायालय होता है वो अपने से निम्न न्यायालय, और को उससे जो निम्न न्यायालय से उससे भी जो छोटा न्यायालय होता है वो, और उससे भी छोटा न्यायालय होता है वो, उसे आदेश दिया जाता है कि आपके अंदर जो भी मामले हैं उसको आपके अंदर अगर नहीं आता तो आप उस पर क्या करें? सुनवाई ना करें, आप उसे अपने ऊपर भेजें। ये होता है प्रतिषेध लेख। जारी किया जाता है उन न्यायालयों के प्रति, उन मुकदमों में जो वो सुनवाई करना चाहते हो, जो उनके अंदर नहीं आता हो। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद चलते हैं अपने 4 नंबर, जो इसी में आता है। 4 नंबर आता है जो उत्प्रेषण रिट क्या होती है? इस रिट उच्चतम न्यायालय कब जारी करता है? उत्प्रेषण रिट जब जो मुकदमे होते हैं, जो ढेर सारे मुकदमे हो जाते हैं, जब जो न्यायालय होते हैं उसमें ढेर सारे मुकदमे हो जाते हैं, तब वो लंबित मुकदमों को सुनवाई करने के लिए उन्हें आदेश दिया जाता है कि वो अपने से वरिष्ठतम न्यायालय में उन मुकदमों को मतलब भेजें, प्रेस करें कि ऊपर जाए वो मुकदमा, जो लंबित मुकदमे हैं उनकी सुनवाई हो सके, तो अपने से ऊपर न्यायालय में भेजा जाता है उत्प्रेषण रिट में। तो आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम जो लास्ट वाली बात करेंगे, अधिकार परीक्षा लेख। अधिकार परीक्षा लेख ये कब जारी होता है? अधिकार परीक्षा लेख वो तब जारी होता है जब कोई भी पदाधिकारी उस पद पर काम कर रहा हो या उस अधिकार को पर काम कर रहा हो जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता हो। ऐसे चीज़ों पर कोई भी पदाधिकारी ऐसे चीज़ों पर काम कर रहा हो जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तब उच्चतम न्यायालय उसके ऊपर क्या करती है? उसको रिट जारी करती है। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। मतलब हमने क्या कहा? बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण ये होता है कि कोई भी व्यक्ति हो
जिसे कोई भी पदाधिकारी उसे बंदी बना लिया हो और उस जिसे बंदी बनाया गया हो उसे ये लगता हो कि उसे ज़बरदस्ती बंदी बनाया गया हो, तो वो अपने प्रार्थना पत्र भेजता है उच्चतम न्यायालय के पास। तो उच्चतम न्यायालय क्या करती है, एक बंदी प्रत्यक्षीकरण एक रिट जारी करती है, जिससे कि पदाधिकारी से पूछा जाता है, पदाधिकारी को ये आदेश दिया जाता है कि वो एक निश्चित समय के अंदर न्यायालय के सामने प्रस्तुत करे, जिससे कि वो क्या सही है, क्या चीज़ें गलत, क्या चीज़ें सही है, क्या चीज़ें नहीं है, उसका निस्तारण किया जा सके। ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत। उसके बाद परमादेश क्या होता है, परमादेश जब कोई भी पदाधिकारी अपने काम को ठीक तरीके से नहीं कर रहा होता है, तब ये परमादेश रिट जारी की जाती है उसके उच्चतम न्यायालय के द्वारा। उसके बाद अधिकार जो प्रतिषेध लेख होता है, प्रतिषेध लेख में क्या होता है कि जो उच्चतम न्यायालय है वो अपने से छोटे न्यायालय, उससे छोटे न्यायालय जो भी न्यायालय हैं, उससे छोटे छोटे न्यायालय हैं, उन्हें ये सूचित किया जाता है कि जो उनके अंडर के मामले नहीं हैं, जो उनके अंडर के में मुकदमे नहीं आते, जो मामले नहीं आते हैं, वो उनकी सुनवाई वो अपने यहाँ ना करें। तो ये प्रतिषेध लेख के अंतर्गत आता है। उसके बाद उत्प्रेक्षा लेख क्या होता है, उत्प्रेक्षा अर्थात प्रेस कर दो, अर्थात जो भी निम्नतम न्यायालय होते हैं, जो उसके बाद निम्नतम न्यायालय हैं, जो भी छोटे छोटे न्यायालय हैं, अगर उनके पास जो लंबित मुकदमे हैं तो उन लंबित मुकदमे को सुनवाई के लिए वो अपने क्या करें, अपने वरिष्ठतम वाले न्यायालय में उस मुकदमे को भेजें। ये उत्प्रेषण लेख के अंतर्गत आता है। उसके बाद अधिकार परीक्षा लेख। अधिकार परीक्षा लेख क्या होता है, ये क्या होता है, अधिकार परीक्षा लेख में इसमें होता है कि कोई भी पदाधिकारी हो जो उसके अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, वो उस पर काम कर रहा हो, तब उस पर तो क्या किया जाता है, ये रिट जारी की जाती है, अधिकार परीक्षा लेख की रिट जारी की जाती है। जब कोई पदाधिकारी ऐसा हो कि जो उसके अधिकार क्षेत्र में ना आता हो, फिर भी वो उस पर काम कर रहा होता है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम चलेंगे आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 क्या कहता है, इसमें आता है ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। आर्टिकल 40 क्या करता है, ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। और आर्टिकल 39 की बात करोगे तो जो आर्टिकल 39 की बात करोगे तो आर्टिकल 39 क्या कहता है, इसमें आता है कि आपको जो भी समान कार्य के लिए समान वेतन की भी अगर बात करेगा, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो आपको लगा देना है आर्टिकल 39। इसके बाद हम बात करेंगे, लेते हैं आर्टिकल 46 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 46 इसमें जो शैक्षिक संस्थान होती हैं, उसमें अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक संस्थानों में इनकी व्यवस्था की गई है। जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो शैक्षिक संस्थानों की बात करता है, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में जो बात करता है वो आर्टिकल 46 की बात करता है। और आर्टिकल हम 50 की बात करें तो आर्टिकल 50 क्या करता है, जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करता है कौन, आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 क्या करता है, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करता है कौन, आर्टिकल 50। उसके बाद जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है आर्टिकल 51, जिसमें क्या किया गया है, मौलिक अधिकार को रखा गया है। आर्टिकल 51 आर्टिकल 51 के काम में मौलिक अधिकार को रखा गया है, लेकिन आर्टिकल 51 में व्यवस्था की गई है कि अंतर्राष्ट्रीय जो शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये आर्टिकल 51 की बात करता है। और आर्टिकल 51 का जो होता है मौलिक अधिकार की बात करता है। आई होप कि ये सारे आर्टिकल आपको क्लियर हो गए हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। उसके बाद हम अखिल भारतीय समिति को जो आता है, वो आर्टिकल किसके अंतर्गत आता है, वो आर्टिकल 312। आर्टिकल 312 के अंतर्गत आता है अखिल भारतीय समिति। तो अखिल भारतीय समिति का जो गठन होता है वो आर्टिकल 312 के अंतर्गत होता है। इसके बाद जो आर्टिकल हैं, जो राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल हैं 52 से लेकर 60, 61, 62 तक जो भी आर्टिकल, उसके बाद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यसभा, संसद, और आर्टिकल जो 99, 101, 100, जो उसके बाद 124 जो हमारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करता है, गठन की बात करता है। और उसके बाद 148 जो महालेखा परीक्षा की बात करता है। उसके बाद आर्टिकल 352, 356, 360, जो 243, ये सब जितने भी आर्टिकल हैं, इन सब आर्टिकल को हम प्रैक्टिस सेशन में ही पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से हमने इसको डिस्क्राइब किया है। तो वो सारी चीज़ें जो इसके अलावा जितने भी आर्टिकल बचे हैं, आपको जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं वो आपको प्रैक्टिस सेशन में देखने को मिले ही हैं। तो आई होप कि ये वाला सेशन आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छा लगा होगा। और इसके बाद जो हमारा सेशन आने वाला है वो आएगा आपका अनुसूची और
जो संविधान का भाग है, इम्पॉर्टेंट भाग है उनका। आपको अगर ये आर्टिकल आपको क्लियर हो जाता है ना, तो और जो अब प्रैक्टिस सेशन आप हमारे लिए होंगे, तो इस आर्टिकल, इस वाले सेशन और प्रैक्टिस सेशन से आर्टिकल आपको जितने भी एनटीपीसी में पूछे जाएंगे, इससे अलावा कहीं से भी नहीं पूछे जाएंगे। आई होप कि आप हमारी बातों से श्योर हो गए होंगे। बस आपको इतना ही देखना है, पॉलिटी के सेशन में आपको और ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। तो चलिए गाइज, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं अपने अनुसूची के साथ। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।